नमस्कार, मैं सागर सैनी। आज की इस विशेष चर्चा में अभी जो हाल में ही सेंट्रल हॉल, लोकतंत्र के मंदिर, संसद भवन से जो लौट कर आए हैं, अभी हमारे साथ आज खास मेहमान मौजूद हैं विनय यादव जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है विनय जी। बहुत बहुत आभार। विनय जी, आज की इस खास चर्चा में हमारा प्रश्न है कि जो भारत का युवा है, और भारत के इस युवा को, जैसे कि अभी आप हाल में ही सेंट्रल हॉल पूरे भारत के युवाओं का प्रतिनिधित्व करके वहां से लौट कर आए हैं, तो आप एक भारत के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए सागर सैनी जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि भारत एक सबसे ज्यादा युवाओं की आबादी वाला देश है पूरे विश्व में, जिसमें 65% से ज्यादा आबादी युवाओं की है, जिनकी औसत आयु 35 वर्ष से कम, लोगों की 35 वर्ष से कम है औसत आयु। तो भारत की जो यूथ पावर है, भारत की जो युवा शक्ति है, अगर आप अतीत के कालखंड में देखेंगे तो आज से 5000 वर्ष पूर्व जब योगेश्वर श्री कृष्ण भगवान ने द्वापर युग में जब कंस का वध किया था, तो उस वक्त श्री कृष्ण भगवान भी युवा थे। त्रेता युग में भगवान राम ने जब रावण का वध किया था, तो भगवान राम उस वक्त युवा थे। सन 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में दुश्मन के सीने में जो पहली गोली दागी जिस मंगल पांडे ने, वे मंगल पांडे भी एक युवा थे। और आजादी के लिए खुदीराम बोस, राजगुरु भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद ने हंसते हंसते फांसी के फंदे चूमे, चूंकि गणतंत्र दिवस भी आने वाला है। और तो वो क्रांतिकारी युवा जिन्होंने अपना खून इस मातृभूमि के लिए अर्पित किया, बलिदान किया, वो भी युवा थे। तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में गौरवशाली अतीत में युवाओं की क्या भूमिका रही है देश के विकास के लिए। और चूंकि आज जब हम बात करते हैं युवाओं को लेकर के, तो पूरे विश्व की निगाहें भारत के युवाओं की तरफ रहती हैं। अगर संस्कृति पर नजर डालें तो स्वामी विवेकानंद, श्री अरविंद, कितनी कम उम्र में महर्षि दयानंद, बहुत कुछ इस देश को दिया, इस संस्कृति को दिया। तो क्यों ना हम भारत के युवा एकजुट होकर के एक अखंड भारत बनाने की तरफ प्रतिबद्ध हों, एक अच्छे भारत की तरफ अग्रसर हों। और ये हम तभी कर पाएंगे जब हम इस देश की पुरानी संस्कृति को, इस देश के गौरवशाली अतीत को, वर्तमान सामर्थ्य को और स्वर्णिम भविष्य की आकांक्षाओं को अपने हाथ में लेकर के, और इस भारत के को ये समझे कि मातृभूमि पर जो हमारा जन्म हुआ है वो इस देश के, समाज के कल्याण के लिए हुआ है। ऐसा सोच करके आगे अगर भारत का युवा बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर भारत के युवाओं का भी व्यक्तित्व विकास होगा और इस देश का भी विकास होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो विनय जी ने जैसा कि बताया, युवा की अगर हम दिशा को सही करेंगे तो एक इस देश का युवा हमारे इस देश की दिशा को सही कर सकता है। तो हमें युवा की दिशा सही करनी है, वो देश की दशा को सुधार सकता है। तो विनय जी, आज जैसा कि हम आज इस ऋषि भूमि, पावन भूमि हरिद्वार में आज उपस्थित हैं, तो आज स्वामी रामदेव जी ने इस हरिद्वार को लेकर एक बड़ा परिचय अगर कहीं से निकल कर आता है तो स्वामी रामदेव जी का आता है। तो स्वामी रामदेव जी ने योग व आयुर्वेद को लेकर इतना बड़ा जो काम किया है, जो पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से लेकर के आज पूरे आयुर्वेद को इतने बड़े स्तर पर आप स्वामी रामदेव जी ने पहुंचाया है, तो आप इसको कैसे देखते हैं, इस अभियान को आप कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। एक तो विश्व की आध्यात्मिक धर्म नगरी हरिद्वार है, और हरिद्वार में वर्ष 2021 में 21वीं सदी में कुंभ का भी आगाज हो चुका है। जी जी। जिस आत्मनिर्भर भारत की कल्पना हम आज करते हैं, जिस आत्मनिर्भर भारत की बात हम आज करते हैं, उसका सपना पहले 1857 की क्रांति से ही मंगल पांडे ने, बंग भंग आंदोलन 1902 से ही शुरुआत हुई, महात्मा गांधी जी ने जिसको लेकर के एक बड़ा अभियान चलाया, और उसके बाद तमाम जो क्रांतिकारी हुए उन्होंने इस देश में स्वदेशी को बढ़ावा देना, यानी कि अपनी स्वदेशी वेशभूषा, स्वदेशी खान पान, स्वदेशी आपका ढंग, आपका बोलने का, आपका रहन सहन, उन सब पर बल दिया। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी 21वीं सदी में जब पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व कोरोना के महाकाल से संकट से गुजरा, तो इसमें भारत की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा प्रभावित हुई, चरमराई। तो जब एक प्रसंग उठा आत्मनिर्भर भारत का, तो जो बात प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत को बनाने की, क्योंकि ये जो शब्द है आत्मनिर्भर भारत, इसमें संपूर्ण भारत बसता है। इसमें गरीब, शोषित, वंचित मजदूर, छोटे छोटे कारीगरों के हाथ की मजदूरी, माताओं बहनों के हाथ की उनकी जो स्किल है, वो इसमें बसती है आत्मनिर्भर भारत में। तो जो अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की है, लॉकडाउन से आत्मनिर्भर भारत की एक पहल की है, उसका शंखनाद पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज ने दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में वर्ष 1995 में इसी हरिद्वार की भूमि से शुरुआत, उसका शंखनाद कर दिया था। और वो वृक्ष, उसका बीज आज बड़ी शाखाओं के रूप में
भारत देश को कहीं ना कहीं पोषित कर रहा है, शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, अनुसंधान के क्षेत्र में, उसकी जड़ें आज एक बहुत बड़ा व्यापक स्वरूप धारण कर चुकी हैं। तो मैं समझता हूं कि पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज का जो सपना है, जो विजन है इस भारत को, क्योंकि हम अगर 2025 तक 5 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर की अगर अर्थव्यवस्था बनाना चाहते हैं तो हमें इस आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना होगा। और इसको लेकर के मैं तो कहता हूं कि पतंजलि, स्वामी रामदेव जी की तरह और भी कंपनियां स्वदेशी के सेक्टर में जो काम कर रही हैं उनको कहीं ना कहीं सरकार प्रोत्साहन करे और हम सब भारतवासी सहयोग करें, तो क्यों नहीं हम एक अच्छे भारत का निर्माण कर सकते हैं। जैसा कि आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो कहा है वोकल फॉर लोकल, तो वास्तव में हमें इसको अपनाना पड़ेगा और स्वदेशी को, अपने देश की अगर अर्थव्यवस्था को बढ़ाना है तो स्वदेशी को बढ़ावा जरूर देना पड़ेगा निश्चित तौर पर। तो जैसा कि ये कोरोना काल अभी गया है, तो कोरोना काल अभी चल भी रहा है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था, हम इसको किस रूप से देखते हैं? क्या नुकसान हुआ? क्या भारत इस स्तर से कभी उभर पाएगा अर्थव्यवस्था से? देखिए, निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा संकट काल दौर था किसी भी देश के लिए जो विकासशील देशों की श्रेणी में हो, और एक ऐसा महामारी का दौर झेलना पड़े जहां पर भारतवर्ष पूरी तरीके से, भारत के जो उद्योग धंधे थे वो पूरी तरीके से ठप हो गए, लोग घरों में रहने के लिए मजबूर हो गए, क्योंकि कंडीशन, हालात कुछ ऐसे थे। और ऐसे दौर में निश्चित तौर पर भारत चूंकि 131 करोड़ से ज्यादा जनसंख्या का देश है, और भारत की जीडीपी जरूर में इसमें कहने में कोई दौराय नहीं है कि वो माइनस में चली गई, और सरकारों ने प्रतिबद्धता दिखाई, लोगों ने भी बड़ी बड़ी पहल करी, लेकिन अब हमें इन सब चीजों को भुला करके एक अच्छे, एक नए युग में प्रवेश हम कर रहे हैं 2021 में, 21वीं सदी में। और हम चाहते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था यहाँ से दम भरे और कहीं न कहीं जो चीजें, जो दंश भारत ने झेला है उससे भारत मुक्त हो। तो लेकिन अगर इस सपने को हमें साकार करना है तो सिर्फ सरकारें ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि देश का हर नागरिक, देश का हर युवक, हर महिला का ये कर्तव्य बनता है कि हम स्वदेशी वस्तुओं को, हम स्थानीय वस्तुओं को प्राथमिकता दें। तभी जाकर के हम भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर पाएंगे, क्योंकि हमारा नैतिक उत्तरदायित्व बनता है कि जो स्थानीय जो प्रोडक्ट हैं, जो लेबर वर्ग है, जो छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं, कुटीर उद्योग धंधे जो लोग विकसित कर रहे हैं, उन लोगों को अगर हम बढ़ावा देंगे, उस पर अगर हम फोकस करेंगे तो उनके हाथों को पैसा भी मिलेगा, उनको रोजगार भी मिलेगा, और उनकी जो प्रतिभा है उसको निखारने का एक मंच भी मिलेगा। तो सब लोगों के हाथ में काम होगा, देश का पैसा देश में रहेगा। आज भी 25 से 30 लाख करोड़ रुपए की आंतरिक आर्थिक अर्थव्यवस्था पर बहुराष्ट्रीय की विदेशी कंपनियों का कब्जा है। देश के सामने बहुत बड़ा संकट है। तो कहीं ना कहीं वो पैसा जो प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए जो बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियां, 5000 से ज्यादा विदेशी कंपनियां इस देश को लूट रही हैं, तो अगर हम लोकल फॉर वोकल की तरफ आगे बढ़ेंगे और जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना प्रधानमंत्री जी ने देखा है, इस सपने को हम तभी साकार कर पाएंगे और आर्थिक रूप से संपन्न ये भारत वैश्विक नेतृत्व करने वाला भारत बन सकेगा। तो हम आपके माध्यम से सब युवाओं से, पूरे भारतवर्ष से ये अपील करना चाहते हैं कि आप सब स्थानीय चीजों का प्रयोग करें, अधिक से अधिक उनको बढ़ावा दें। बिल्कुल बिल्कुल, हम अपने स्वदेशी प्रोडक्ट को बढ़ावा दें। कृषि आंदोलन एक तरह से बहुत बड़ा रूप ले चुका है और भारतवर्ष है कृषि प्रधान देश अपने आप में कहलाता है, क्योंकि 70% जो कृषि पर यहाँ के लोग निर्भर हैं और बहुत बड़ा एक्सपोर्ट भारत जो कृषि में अपना रखता है, और जीडीपी को भी कहीं ना कहीं कृषि क्षेत्र है जो प्रभावित करता है। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि जो जीरो बजट फार्मिंग है, जो स्वदेशी फार्मिंग हमारी है, तो उसको लेकर आपका क्या विचार है आपके? देखिए, अच्छा प्रश्न आपने पूछ लिया है। शून्य बजट तकनीक खेती, इस टाइप के प्रश्न बहुत सारे आते रहते हैं। किसानों के लिए किस तरीके से वरदान है, और शून्य बजट प्राकृतिक खेती, चूंकि इसमें क्या होता है कि आजकल जो किसान कर्ज में जो जा रहा है, किसानों को बहुत ज्यादा घाटा हो रहा है। उसका एक बड़ा कारण ये है कि जो हम खेतों में पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल रहे हैं, केमिकल्स डाल रहे हैं, एक तो वो बहुत ज्यादा महंगे हैं, कॉस्टली हैं बहुत ज्यादा, उनका प्रयोग करता है, और जो लागत जो लगाता है वो उसकी उपज से अधिक हो जाती है। अब मान लीजिए आलू बोया, सरसों बोई, गेहूं बोया, तो आजकल की जो लागत है वो ज्यादा हो गई है, और जब किसान मंडियों में जाता है और उपज का सही मूल्य नहीं उसको मिलता है, ऊपर से लागत भी ज्यादा होती है, तो निश्चित तौर पर किसान को उससे घाटा होता है, और इस घाटे की वजह से किसान फिर बैंकों के चक्कर लगाता है, किसान को कर्ज निकालना पड़ता है, और फिर वहां से हालात, जो स्थिति है जो कृषि सेक्टर की खराब होती है। तो शून्य बजट प्राकृतिक खेती में क्या होता है कि निवेश जो किसान करता है वो बहुत कम होता है, यानी कि गौमूत्र हो गया, खाद हो गई, कंपोस्ट खाद हो गई, गोबर हो गया, तो उसमें इन्वेस्ट जो किसान का होता है वो बहुत कम होता है, और जो उपज होती है वो अच्छी होती है। एक तो फिर उसके माध्यम से जो खाद्यान्न जो निकलता है
वो लोगों तक पहुंचता है तो वो शुद्ध होता है, प्योर होता है। और एक तो वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में भी प्राकृतिक जो नेचुरल फूड है उसकी डिमांड आज भी है। तो अगर किसान, अगर सरकारें मदद करें और किसान अगर इस क्षेत्र में आगे बढ़े, प्रतिबद्ध हों, तो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि इससे जो मार्केट में किसान के जो ऑर्गेनिक जो प्रोडक्ट है उनकी वैल्यू अधिक है और वो बहुत ज्यादा रेट में बिकते हैं। तो डिमांड बढ़ेगी तो उससे एक अच्छा मुनाफा भी मिलेगा, किसानों की जो लागत है वो कम हो जाएगी, तो सीधे तौर पर जो मुनाफा होगा किसानों की जेब में जाएगा। तो मैं समझूंगा कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती किसानों के लिए बहुत किफायती चीज है आने वाले भविष्य में। और जो कैंसर, जो डायबिटीज, जो लाइलाज बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं, ये भी कहीं कहीं हमारे खान पान और लाइफ स्टाइल डिजीज का एक हिस्सा है। जैसे कि आपने बताया कि जो हमारे बीमारियां हैं वो भी कहीं ना कहीं, जो ये डीएपी यूरिया हम खेतों में डालते हैं, तो पहले जो है इसका रेट बहुत कम हुआ करता था और गांव में सबसे ज्यादा अगर बिकने वाली चीज है वो है यूरिया और डीएपी। हम जैसे कि अपने फसलों में डालते हैं तो भूमि में वो मिल जाती हैं, भूमि से पौधे की तने में आती हैं, तने से जड़ में, जड़ से फल में, उस फल को हम खाते हैं, उस अनाज को हम खाते हैं। तो बहुत सारी बीमारियां, अभी एक जो हाल ही में रिसर्च हुआ था, माताओं के दूध में जो केमिकल जो पाया गया वही यूरिया और डीएपी में भी पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो कैंसर, डायबिटीज जैसी जो 148 तरह की बीमारियां जो हैं वो हमारे अंदर इस खाने से, अगर हमारा आहार ही अच्छा नहीं होगा तो हम स्वस्थ कैसे रह पाएंगे? तो यदि जीवन ही नहीं होगा तो जिएंगे कैसे? साधारण सी बात है। तो अभी अभी जैसा कि हम हरिद्वार में बैठे हुए हैं और हरिद्वार की इस पावन नगरी में जो ऋषियों की भूमि है, महादेव भगवान शिव की जो नगरी इसे कहा जाता है, तो अभी 2021 में जो एक महाकुंभ का एक भव्य आयोजन जो हरिद्वार के अंदर होने जा रहा है, तो इसकी क्या रूपरेखा रहने वाली है? जैसे कि कोरोना काल भी है, महाकुंभ भी है, तो प्रशासन की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या पुख्ता इंतजाम यहाँ पर हरिद्वार के अंदर किए गए हैं? देखिए, 2021 महाकुंभ का आगाज हरिद्वार इस धर्म नगरी से हो रहा है और हम तो यही चाहते हैं कि पूरे विश्व के लोग आस्थाओं का एक सैलाब उमड़ता है एक हर की पौड़ी हरिद्वार में, चूंकि 12 वर्ष बाद आयोजित होता है। और कुंभ की अपनी एक अलौकिक संस्कृति है, एक अपनी अलौकिक विरासत है। जिन क्षणों को, जिन लम्हों को लोग कई वर्षों से प्रतीक्षा करते हैं, उस प्रतीक्षा के बाद वो समय आता है जब लोग आस्था की डुबकी लगा करके अपने आप को पवित्र करते हैं माँ गंगा की गोद में। तो मैं समझता हूँ कि कहीं न कहीं हरिद्वार धर्म नगरी से ये जो आगाज एक शंखनाद हो रहा है, ये पूरे विश्व को विश्व शांति, विश्व समृद्धि और विश्व वैश्विक सौहार्द का एक संकेत देगा। क्योंकि आस्था एक ऐसी चीज है जिससे संपूर्ण सृष्टि, संपूर्ण मानवतावाद को हमेशा से पोषित करता रहा है। और आस्था का सैलाब, आस्था का संगम अगर कहीं है तो भारत की इसी धर्म नगरी हरिद्वार में, इन्हीं कंदराओं गुफाओं में प्राचीन सदियों पुरानी एक अलौकिक प्रथा यहाँ की रही है। शिव जी से लेकर के, स्वामी विवेकानंद से लेकर के और महर्षि दयानंद से लेकर के, सब इन्हीं उत्तराखंड की वादियों में, इन्हीं गुफाओं, कंदराओं से निकलते हुए, चाहे वर्तमान के योग गुरु स्वामी रामदेव जी को ले लीजिए, आधुनिक युग के धर्ममंत्री आचार्य बालकृष्ण जी को ले लीजिए, तो यहीं से निकले। तो इस उत्तराखंड की देवभूमि ने भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को एक शांति, एक सद्मार्ग, एक सौहार्द का संकेत, संदेश दिया। और आज आवश्यकता है कि उस संदेश पर पूरा भारतवर्ष और पूरा विश्व आगे बढ़े। तो मैं समझूंगा कि यहाँ से धर्मनगरी हरिद्वार से एक जो शंखनाद हो रहा है, सरकारें भी पूरी तरीके से इसको लेकर के प्रतिबद्ध हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह तैयारियां पूर्ण हो चुकी हैं और पुख्ता इंतजाम भी किए जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ से जरूर कुछ न कुछ पूरे युवाओं को और पूरे विश्व को एक अच्छा संदेश देगा और भारत फिर से वैश्विक समृद्धि के साथ, वैश्विक सौहार्द के साथ और विश्व गुरु की तरफ जो एक सपना, एक जो विजन लेकर के हम 21वीं सदी में आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित तौर पर वो सपना साकार। बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित तौर पे विनय यादव जी का जो कहना है वो निश्चित तौर पे हम भारत को एक दिन विश्व गुरु के पटल पर, एक दिन भारत फिर से जो सोने की चिड़िया कहलाने वाला जो देश था वो फिर से सोने की चिड़िया कहलाएगा और एक दिन फिर से विश्व गुरु बनेगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी, आप बहुत बहुत आभार सैनी जी आपका और आपके तमाम दर्शकों और दर्शकों आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।